खालिद जमील की अपॉइंटमेंट पे बहुत क्वेश्चन आ रही है, क्यों ना आए। उसका जो प्रोसेस फॉलो किया गया है टू अपॉइंट खालिद जमील इज ए क्वेश्चनेबल। सेम सिचुएशन हुई थी जब इगोर स्टिमाक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ था, सेम सिचुएशन हुई थी जब मानोलो का अपॉइंटमेंट हुआ था, और अभी जो खालिद जमील की अपॉइंटमेंट हुई है उसमें भी बहुत सवाल उठा रहा है, और ये सवाल उठना जरूरी है। देखो, मुझे खालिद जमील से कोई प्रॉब्लम, आई रियली वुड लाइक टू सी खालिद जमील एज ए इंडियन नेशनल टीम कोच। और ये मैं आज नहीं, जब से मान लो कि परफॉर्मेंस बेकार हुई है तब से मैं यही बोले जा रहा हूँ यार। पीटर जो हमारे ताजिकिस्तान के थे, यही दोनों का मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसक रहा हूँ। बट जिस तरीके से खालिद की अपॉइंटमेंट की बात आ रही है, ये एक लॉबी लग रहा है कि लॉबिंग हुई है ऑन द खालिद जमील अपॉइंटमेंट। उसको डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा हम अब बात करेंगे कि आईएसएल के ओडिशा एफसी को फॉलो कौन कर रहा है, और ओडिशा एफसी जैसे आपने ऑपरेशन को पॉज कर दिया है, सस्पेंड किया है, कैंसिल नहीं, क्लोज नहीं, सस्पेंड, उस तरीके से बाकी कौन सी और क्लब जो हैं आने वाली है। अब सबको पता है चेन्नई एफसी एक है, बट और 3 क्लब आ रही है, 3, वो भी बताएंगे। आई लीग के क्लब्स भी अपनी सस्पेंड कर रहे हैं। हाँ, आई लीग क्लब भी सस्पेंड कर रहे हैं। इसके अलावा एक क्या बोलते हैं यार, अंधेरे में जो है ना एक रोशनी होके, अभी इंडियन फुटबॉल में पूरा अंधेरा है, उसमें एक चिराग जो है वो है ऑब्वियसली कोई टीम आई थी और इंडिया से आई थी और सबको ठोक के गई है। क्या करना है? ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। Nothing, man. This is what we play for. Today we are playing for 1.5 billion people. Today we are going to get the trophy. Who are you? मिस्टर रंजीत बजाज एंड मिनरवा, जो एक खुशी की किरण जो है हमारे इंडियन फुटबॉल फैन के अंदर डाल रहे हैं कि वी कैन डू इट, देयर इज ए होप। सो वो मिनरवा के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का प्यार तो बहुत ज़्यादा रहा है मेरे लिए, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है आप लोगों के प्यार से। आप यही प्यार जो है करते रहिए। प्यार में एक नया ऐड हो गया है, वो है हाइप बटन। तो आप लोग मेरी हाइप बटन जो है, आप लाइक करने के बाद ना आपको मोबाइल में यूट्यूब में सब्सक्राइब के नीचे एक हाइप बटन आएगा। वो हाइप बटन में पॉइंट्स रहेंगे, वो पॉइंट्स मुझे दीजिएगा। उसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना है, वो पॉइंट्स फ्री में देनी है, और वो देने से मेरी वीडियो जो है रैंक करेगी, और आपके प्रोफेसर कलिंग की वीडियो जो है बाकी के फैंस के पास पहुंचेगा, और इससे मोटिवेशन आएगी कि संडे के दिन के 1 बजे मैं चाहता तो एक मूवी देख सकता, एक वेब सीरीज देख सकता हूँ आराम से, या कहीं घूमने जा सकता हूँ, बट आई चूज टू क्रिएट वीडियोज फॉर इंडियन फुटबॉल। सो प्लीज़ सपोर्ट। और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इंडियन फुटबॉल आईएसएल बंद होगा, इंडियन फुटबॉल की परफॉर्मेंस खराब होगी तो कंटेंट क्रिएटर पे ही इम्पैक्ट होगा। हमारी कंटेंट धीरे धीरे लोग नहीं देखेंगे। तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है, सपोर्ट करनी है। हमारी मेहनत का एक ही सल्यूशन है, सपोर्ट। तो करते रहिए। स्टार्ट करते हैं पहले अपना आईएसएल के बारे में। सो आईएसएल का सीन ये है कि स्पोर्ट्स बिल, आपको तो पता ही है स्पोर्ट्स बिल के बारे में। स्पोर्ट्स बिल अभी तक अप्रूव हुई नहीं है। ट्रंप जो है हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने जो तारीफ का इशू कर दिया है, जिसके वजह से अभी सदन में एक ही चीज़ पे बात हो रही है, और वो बात चलता रहेगा। बट क्या स्पोर्ट्स बिल नहीं होगा? ना, स्पोर्ट्स बिल का अप्रूवल हो जाएगा, पर उसके लिए अगस्त 21 तक वेट करना पड़ेगा। सो अगस्त 21 तक हमारा स्पोर्ट्स बिल क्लियर हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि अगस्त 21 के बाद ही अपना सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर काम कर सकता है। वेरी सिंपल मीनिंग में बताऊं कि अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, सितंबर टू अक्टूबर हो जाएगा टू गेट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और न्यू इलेक्शन। इसका और एक सिंपल ईओ में बताऊं मोटा मोटा कि नवंबर तक कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। जब नवंबर दिसंबर में अराउंड
अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्ट या नवंबर के मंथ में जब री इलेक्शन होगा तब पता चलेगा कि और अंधकार कंटिन्यू रहेगा या अंधकार में एक उजाला आने वाला है। तो इसका और एक मतलब ये है कि आईएसएल जो है और इवन आई लीग 2, इवन आई लीग 3, इवन जो भी इंडिया की डोमेस्टिक फुटबॉल है अपार्ट फ्रॉम आईडब्ल्यूएल बाकी जो भी है वो सब फुटबॉल जो है डोमेस्टिक फुटबॉल रद्द रहेगा या सस्पेंडेड रहेगा या पॉज रहेगा टिल 2025 दिसंबर। और जो भी आपको बोल रहे हैं कि नवंबर तक आईएसएल स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरी तरीके से झूठी बात है। देयर इज नो होप कि अक्टूबर नवंबर में आईएसएल स्टार्ट होने वाला है। सिंपल फंडा है, सुप्रीम कोर्ट जब तक ऑर्डर नहीं देता है, जब तक न्यू इलेक्शन नहीं होता है, तब तक एमआरए डील साइन नहीं होगा और वो होते होते ये साल खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट, स्पोर्ट्स बिल, ये सब कनेक्टेड है और इलेक्शन, ये तीनों जब होगा तब एमआरए की बात आएगी, फिर उसके बाद एमआरए डील की नेगोशिएशन चलेगी, फिर साइन होगा एंड तब कुछ हो सकता है। तो चांसेस इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव आईएसएल वेरी सून इन दिस ईयर। अब चलते हैं और बात करते हैं खालिद सर के बारे में। जो खालिद सर का क्या इशू है कि जब एप्लीकेशन लिया गया और 3 कोच को शॉर्टलिस्ट किया गया, नॉर्मली क्या होता है दुनिया में हर किसी में यही होता है कि आपकी इंटरव्यू लिया जाती है। सो 3 लोगों की इंटरव्यू लेनी चाहिए थी। 3 लोगों की इंटरव्यू लेने के बाद उनका प्रेजेंटेशन, उनका विजन, उनका मेथड, उनकी क्या प्लान है, इवन पेप गुर्डियोला को भी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है और इवन ईगो स्टिमैक भी हर टूर्नामेंट से पहले एक प्रेजेंटेशन देते थे कि भाई मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा प्लान क्या है। बट यहाँ पे ना खालिद सर से, ना स्टीफन कॉन्स्टेंट से या ट्राकोविच से किसी से भी कोई प्लान और कुछ स्ट्रेटेजी नहीं मांगा गया है, ना इंटरव्यू हुआ है। बस सैलरी की बात हुई है, वो भी ईमेल पे। एक मतलब आप बोलते ना वर्चुअल कॉल भी नहीं हुई है खालिद सर के साथ। और इवन जामशेदपुर को भी सही से बताया नहीं गया बिफोर अपॉइंटिंग खालिद सर एज ए कोच। और खालिद सर की अपॉइंटमेंट से पहले ही जब एप्लीकेशन आने लग गए आपका इंडियन कोचेस के लिए, तब से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हर टाइम हर मीटिंग में बोल रहे थे कि वी आर लुकिंग फॉर खालिद एज ए कोच, खालिद ईरा एंड खालिद ईरा। हर मीटिंग में वो खालिद ईरा बोलते गए हैं। तो एक प्रेशर क्रिएट होता गया टेक्निकल टीम के ऊपर, एक्सो के ऊपर, सबके ऊपर कि यार हमारा प्रेसिडेंट तो बोल रहा है, ओपनली बोल रहा है कि खालिद को ही करना है। तो अब सिलेक्शन विलेक्शन टेक्निकल स्टाइल कुछ नहीं है भाई, सब लोग ने माइंड में ही सेट कर दिया कि नहीं हम तो खालिद को बनाना है। सो देयर इज नो गिवन अपॉर्चुनिटी टू अदर कैंडिडेट टू प्रूव देम दैट दे कैन बी द बेटर ऑप्शन। इसके अलावा ऐसे सेम सिचुएशन हमने मानलो के टाइम पे भी देखा था कि हवास थे, बहुत बड़े बड़े कोच थे भाई उस टाइम तो मतलब सच में ही बहुत अच्छे अच्छे कोच अप्लाई किए थे। बट वहाँ पे भी एक इंटरव्यू नहीं लिया गया, किसी को पूछा नहीं गया, किसी के साथ एक मतलब बेसिक चीज़ें नहीं किया गया और मानुलो को अपॉइंट कर दिया गया। और जो अपॉइंट करने की जो टेक्निकल कमिटी भी है उसमें से 70% खालिद के दोस्त हैं। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि खालिद के अगेंस्ट में मैं नहीं हूँ। अपॉइंटमेंट कैसे किया गया खालिद को वो गलत है और इसका भुगतान आगे जाके इंडियन फैंस करेंगे। मैं अभी भी खालिद को सपोर्ट करता हूं एंड खालिद के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। खालिद इज बेस्ट। खालिद ने कुछ नहीं किया कि उसने अपना लॉबी किया, नहीं, उसको लॉबी करवाया गया। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप ऐसे प्रोसीजर फॉलो ना करके, बेसिक स्टेप्स फॉलो ना करके आप प्रेसिडेंट होके मोनोपोली करोगे, दैट इज एब्सोल्युटली sit. But anyway, now we'll go to the positive, the only positive news right now or positive things going on in Indian football is Minerva Academy. जिस तरीके से मिनर्वा एकेडमी ने अपना जर्नी स्टार्ट किया
द इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। और ये पहली बार नहीं है, लास्ट टाइम भी जब गोथिया कप गए थे मैंने कवर किया था। पहले तो उस टाइम भी ये लोग पता ही नहीं था, बहुत से कंटेंट क्रिएटर जो अभी वीडियो बना रहे हैं वो इनको पता भी नहीं था तब कि गोथिया कप और कैसे होता है क्या होता है। मैं पहला था जो इसको कवर किया था 2 साल पहले। मेरी वीडियोज़ हैं आप देखो, मैंने लाइव भी किया था, इस वीडियो को टेलीकास्ट भी करवाया था। बट इस साल जब गए तो उन्होंने डाना कप, गोथिया कप, हेलेंसी और नॉर्वे कप ये चारों टूर्नामेंट में किए थे। और उसमें हमारी प्रोफेसर कलिंगे की तरफ से क्राउड फंडिंग भी हमने हेल्प किया था। ऑलमोस्ट 5 से 4,000 to 6,000 के अंदर हमारी 1 घंटे में हमने क्राउड फंडिंग करके मिनरवा एकेडमी को हमने ट्राई किया था कि कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। दाना कप में 110 गोल, सेंचुरी, गोथिया कप में हाफ सेंचुरी, और नॉर्वे कप में तो 130 गोल। भाई अब समझ रहे हो किस लेवल की परफॉर्मेंस जो मिनरवा एकेडमी ने दिया है। और ये मिनरवा एकेडमी ऐसा परफॉर्मेंस जो दे रहे, लोग कुछ पूछ रहे हैं कि यार कॉम्पिटिटिव टीम नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसी परफॉर्मेंस हो रही है, नहीं तो यार कॉम्पिटिटिव मैच होता तो इतना गोल नहीं मार पाती। आपको पता है जिस तरीके से मिनरवा जो ट्रेनिंग करता है, जिस तरीके से ये लोग प्रिपरेशन करते हैं, वो इंडिया में रह के दाना कप, गोथिया कप और नॉर्वे कप का ना रेप्लिका एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट यहाँ पे बना के बच्चों को खिलाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, मेहनत करवाते हैं। जो फैसिलिटी है मिनरवा एकेडमी में इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी इन इंडियन फुटबॉल राइट नाउ इन एकेडमी लेवल। और ये प्रिपरेशन आज नहीं 6 महीने से चल रही है, तब आपको ये रिजल्ट देखने को मिला है। रही बात कॉम्पिटिटिवनेस की, एक टाइम था इंडियन वोमेन्स टीम जब खेलती थी कोई भी वोमेन्स बाकी की टीम के साथ 6 गोल, 5 गोल, 8 गोल से जीत रही थी। इवन AFC कप में भी हमने देखा जो ACL वोमेन्स टीम में हम 6 गोल से हारे थे। तो क्या ACL ट्रॉफी जो मिला जो टीम को वोमेन्स टीम में, तो उसको तो फिर नलीफाई कर देना चाहिए। क्यों? वो तो इंडियन की उड़ीसा टीम थी ना, उड़ीसा टीम को 6-7 गोल से हराया था, 10 गोल से हरा। तो ये तो कम्पिटिटिव टूर्नामेंट नहीं हुआ, तो ये टूर्नामेंट नहीं गिना जाएगा। ऐसा होता है क्या? इवन अभी एशिया कप में भी बांग्लादेश ने 6-6 गोल मारी, हमारी इंडिया ने भी 5-5 गोल मारी। तो क्या क्वालिफायर को गिना नहीं जाएगा कि नहीं, ये एशिया कप क्वालिफायर हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 गोल 7 गोल मारा गया है, तो ये कम्पिटिटिव टीम टूर्नामेंट नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इवन इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलने जाती है हांगकांग के अगेंस्ट में 350-400 मारती है, तो फिर वो भी गिना नहीं जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि टीम डोमिनेट कर रहा है तो उसको नलीफाई कर दो। बट हाँ, एक चीज़ मुझे अभी भी पता है कि मिनरवा एकेडमी को मैंने उस टाइम पे भी उठाया था बात, और अभी भी रणजीत सर से मैं जब बात करता हूँ तो बोलता हूँ कि आप 11 वर्सेस 11 टूर्नामेंट में जाइए rather than 7 वर्सेस 7। नहीं, उनकी पॉइंट भी सही है। वो बोलते हैं कि भाई 7x7 में मेरी 12 से 14-15 टीम को लेके जाऊँगा तो मैं 7x7 दिन में 3 मैच खेल सकता हूँ, तो मेरा कॉस्ट कम हो जाता है और मेरे पास पैसा उतना नहीं है कि मैं 20 लोगों की, क्योंकि आप दिन में 2 मैच 3 मैच खेलोगे तो आपको 20 से 25 की एक स्क्वाड लेके जाना पड़ेगा। इफ 11 वर्सेस 11 खेलना है तो आपके पास उतना पैसा होना भी तो चाहिए ना। आपको पता है ना ये सब टूर्नामेंट में आपको फ्लाइट का खर्चा है, ये नहीं कि दादर का ट्रेन पकड़ के चले जाओगे 5 रुपये में, नहीं ना। आपको फ्लाइट की टिकट देनी पड़ेगी ना, ये सबको वहाँ पे रहना खाना जीना सब करना पड़ेगा ना, 3 वक्त की खाना देना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। वो पैसा आएगा कहाँ से आप बताओ? वो पैसा आने के लिए आपके पास तो रहना पड़ेगा ना। सो ये मिनरवा एकेडमी की इश्यूज हैं कि भाई उनको फंडिंग नहीं है। फंडिंग आप दोगे तो ये 11 वर्सेस 11 क्या वोमेन्स टीम को भी लेके जाएंगे, क्योंकि दाना कप, गोथिया कप, नॉर्वे में भी वोमेन्स टीम भी खेल सकती है। सो मिनरवा इज अ फैंटास्टिक एफर्ट दे आर पुटिंग, बट द ओनली थिंग, 2 चीज़ पे इनको काम करनी चाहिए। मैं रणजीत सर को ऐसे भी मैसेज कर चुका हूँ और आप लोग भी उनको बताइए कि हमारी मिनरवा की वोमेन्स टीम भी होनी चाहिए जो दाना कप, गोथिया कप, नॉर्वे कप और हेलेंसी कप जो है खेले नेक्स्ट टाइम, और 11 वर्सेस 11 की टीम चाहिए। और ओनली अंडर 13 अंडर 15 नहीं, अंडर 13 अंडर 15 अंडर 21 और अंडर 23 की टीम भी हमारी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये करने से इंडियन टीम में और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी यंगस्टर्स को? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। और ISL बंद होने के बारे में तो बता दिया, ISL, I लीग 2 जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है ये साल होने वाला नहीं है।
जो कि 99% कम चांस है। बेंगलुरु एफसी और केबीएफसी ये दोनों इमीडिएटली बंद करने वाले हैं अपना। उसके अलावा जामशेदपुर और बाकी क्लब भी धीरे धीरे उनका भी आपको नाम सुनने को मिलने वाला है टू सस्पेंडिंग देयर ऑपरेशन। तो ओडिशा ने स्टार्ट किया था, एवरीवन इज फॉलोइंग द ट्रेंड। आपका क्या रहा है लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। और हाई सेल नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग?